नमस्कार स्टूडेंट्स, अपने बीएससी सेकेंड ईयर बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में आज अपने पार्ट 4 में कोऑर्डिनेट्स जो अपना टॉपिक है आपको चल रही है उसके बारे में अपने डिस्कशन करेंगे। अब देखिएगा, कल हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर हमने उसको दो ग्रुप में बांटा था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर हमने एक्रेनिटा को पढ़ा था। ग्रुप ए के अंदर हमने एक्रेनिटा को पढ़ा था और जो एक्रेनिटा एनिमल्स होते हैं उनके बारे में मैंने बताया था कि इनको हम लोअर कोऑर्डिनेटा भी कहते हैं और प्रोटोकोऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये बात अपने कल की थी। एक्रेनिटा का अर्थ मैंने बताया था कि इन जंतुओं के अंदर जो है क्रेनियम यानी सिर नहीं पाया जाता, और क्योंकि कोऑर्डिनेट के अंदर ये सबसे पहले इस आए थे, इसलिए कोऑर्डिनेट या प्रोटोकोऑर्डिनेट यानी प्रथम कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है। अब देखिए, कल अपने जो एनिमल्स पढ़े थे उसमें ग्रुप ए के अंदर अपने सब फाइलम फर्स्ट पढ़ा था हेमिकोऑर्डिनेटा। अब कल जैसे मैंने बताया था आपको, हेमिकोऑर्डिनेटा का अर्थ क्या है। हेमी का अर्थ होता है अर्ध या आधे, कोर्ड का अर्थ होता है रज्जु, और एटा का अर्थ है धारण करना या पाया जाना या धारण करना, एक बात है या शरीर में पाया जाना। तो देखिएगा, वे जंतु जो आधे या अर्ध रज्जु को धारण किए हुए होते हैं या वे जंतु जिनमें आधा रज्जु पाया जाता है। तो आधे रज्जु का मतलब ये होता है कि कल मैंने एक शब्द बोला था आपको कि इन जंतुओं को हेमिकोऑर्डिनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट की परिभाषा की जब बात की थी तो कोऑर्डिनेट के अंदर अपनी बात की थी कि जिनके अंदर रज्जु पाया जाता है वो कोऑर्डिनेट है। अब कोऑर्डिनेट में जो रज्जु होता है वो चाहे जीवन की किसी भी अवस्था में अगर पाया जाए तो वो प्राणी कोऑर्डिनेट कहलाता है। और जो हेमिकोऑर्डिनेट प्राणी होता है इनके अंदर पूरे शरीर के अंदर रज्जु या स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर या धारीनुमा संरचना या रज्जु नहीं पाया जाता, परंतु इन जंतुओं के अंदर शरीर के अंदर सिरे पर एक सूंड लाइक स्ट्रक्चर होती है, प्रोबोक्सिस, जिसको प्रोबोक्सिस बोलते हैं या सूंड बोलते हैं। तो सूंड के अंदर एक हल्की सी धारीनुमा संरचना दिखाई देती है। इस तरह से इस कारण जंतुओं को कोऑर्डिनेट के अंदर हेमिकोऑर्डिनेट में रखा गया है। अब देखिएगा, इसके पूरे शरीर के अंदर स्ट्रक्चर में धारीनुमा संरचना नहीं होती, केवल सूंड भाग प्रोबोक्सिस के अंदर पाई जाती है, इसलिए इन जंतुओं को हेमिकोऑर्डिनेट में रखा गया है। अब देखो कि इन जंतुओं की यदि बात करें तो इनका शरीर प्रोबोक्सिस, कोलर और टंक तीन भागों में बटा होता है। सूंड, कोलर और धड़ के अंदर बटा होता है, और केवल सूंड भाग के अंदर ही क्या पाई जाती है, इसके अंदर रज्जुनुमा संरचना पाई जाती है, इसलिए जंतुओं को हेमिकोऑर्डिनेट कहा जाता है। ये डायग्राम में बनाया ये वेलेनोग्लोसिस का है। वेलेनोग्लोसिस या कोई भी हेमिकोऑर्डिनेट एनिमल देखते हैं तो उसके अंदर सूंड, कोलर और धड़ तीन संरचनाएं पाई जाती है। केवल सूंड के अंदर या प्रोबोक्सिस के अंदर ही केवल धारीनुमा संरचना पाई जाती है, इसे हेमिकोऑर्डिनेट कहा जाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट, हम जो है आगे बात करते हैं कि हेमिकोऑर्डिनेट के अंदर ये तो उसका मुख्य लक्षण हो गया कि हेमिकोऑर्डिनेट नाम क्यों रखा गया है। अब बात करते हैं इसके जो अन्य सामान्य लक्षण हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट जो प्राणी हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। ये सबसे पहले कैरेक्टर की बात करें तो ये समुद्री होते हैं, टोटली मैराइन होते हैं। उसके अलावा या तो एकल हो सकते हैं या निवही, यानी समुद्री एकल या निवही होते हैं। अब समुद्री का मतलब होता है समुद्र में रहते हैं, एकल यानी ये समूह में हो भी सकते हैं। निवही का अर्थ होता है समूह में रहना, और एकल का मतलब होता है समूह में नहीं रहना यानी अकेले रहना। ये इनकी विशेषता होती है। इसके अलावा इनका शरीर कर्मी रूपी अखंडित त्रिभुज स्तरीय और द्विपार्श्व होता है।
कर्मी रूपी का मतलब क्या होता है? कर्मी रूपी का मतलब ये होता है कि ये जंतु धागे की तरह लंबे भी होते हैं। दिख रहे अपने वजह से अपने देख सकते हैं। कर्मी रूपी शरीर इसी को बोलते हैं कि शरीर की संरचना धागे बेलाकार होती है तो उसको हम कर्मी रूपी कहते हैं। अखंडी, शरीर के अंदर स्पष्ट रूप से खंड नहीं दिखाई देते हैं या शरीर खंडों में नहीं बंटाव होता है, इसलिए इसको अखंडी बोला गया है। उसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक जो मैं बता चुका हूँ और फिर इसका जिक्र कर रहा हूँ। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का अर्थ होता है, क्योंकि हमने बात की थी कि जैसे जैसे हम नॉन कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट की ओर आते हैं तो नॉन कोऑर्डिनेट के अंदर जो है दो ही जनन स्तर होते हैं, एक्टोड्रम और एंडोड्रम। जैसे जैसे हम कोऑर्डिनेट की ओर आते हैं तो उनके अंदर तीन जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम। तीन जनन स्तर होते हैं। ये मैंने पहले वीडियो के अंदर बताया भी था कि एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम क्या है। हल्का सा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। जब कोई भी जंतु का भ्रूणीय डेवलपमेंट होता है तो भ्रूणीय डेवलपमेंट के दौरान इसमें तीन जनन स्तर पाए जाते हैं। तीन जनन स्तर बनते हैं, यूँ कहते हैं कि भ्रूणीय डेवलपमेंट के दौरान जो ब्लास्टोमियल सेल्स होती हैं वो गैस्ट्रुला अवस्था के दौरान गैस्ट्रुला अवस्था में तीन लेयर्स में या तीन स्तर में व्यवस्थित हो जाती है और ये स्तर आगे जाकर के अंगों का निर्माण करते हैं। और इन जनन स्तरों की व्यवस्था किस प्रकार रहती है, जैसे एक्टोड्रम बाहर की ओर होता है, मेसोड्रम बीच में होता है और एंडोड्रम अंदर की ओर होता है। इसलिए एक्टोड्रम को बाह्य जनन स्तर बोलते हैं, मेसोड्रम को मध्य जनन स्तर बोलते हैं और एंडोड्रम को अंतर जनन स्तर बोलते हैं। अब ये तीनों के तीनों जनन स्तर जिसे प्राणी में पाए जाते हैं उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अब ये सभी कोऑर्डिनेट हम देख सकते हैं कि हेमिकोऑर्डिनेट जब ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो इसका मतलब इसके बाद में आने वाले जितने भी जंतु हैं सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेंगे। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब समझिए हमने आप एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम का पाया जाता है। उसके बाद अगला शब्द आता है बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री का भी मैंने उस दिन बताया था, द्विपार्श्व सिमेट्री। यानी क्या अर्थ होता है कि जैसे अपने कोई भी जंतु मान लेते हैं कोई भी जंतु इसको हम ये इसका एंटीरियर एंड ये इसका पोस्टीरियर एंड ये इसके दो डोर्सल और जस्ट इसके नीचे वाला जो होता है राइट और ये लेफ्ट हाफ और ये राइट हाफ मान लेते हैं। अब देखिएगा, अब बाइलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं उनकी विशेषता होती है, उनके अंदर एक एंटीरियर है, एक पोस्टीरियर है, एक डोर्सल व्यू और इसके नीचे का वेंट्रल व्यू, एक लेफ्ट हाफ और एक होता है राइट हाफ। ये सभी पाए जाते हैं। अब इसके अंदर देखिए क्या होता है, तीन जंतुओं को यदि हम एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड की ओर काटते हैं तो ये दो बराबर भागों में कट जाते हैं या बढ़ जाते हैं। उन जंतुओं को हम द्विपार्श्विक कहते हैं या बाइलैटरिकल एनिमल्स कहते हैं या बाइलैटरिकल सिमेट्रिकल एनिमल्स कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार हम देख सकते हैं हेमिकोऑर्डिनेट को। हेमिकोऑर्डिनेट के अंदर आप देख सकते हैं यदि इस जंतु को यदि हम पूरा बीच में से काटें तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाता है और यदि इसको अगर सिरे से पश्चिम की ओर काटें तो ये दाईं साइड में और बाईं साइड में दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। इसलिए इसकी सिमेट्री कौन सी होती है, बाइलैटरिकल सिमेट्री होती है या द्विपार्श्विक एनिमल होता है। अब अगला पॉइंट यदि हम देखें इसका तो ये इसकी सिमेट्री होगी। अगला पॉइंट हम देख रहे हैं कि इसका जो शरीर होता है वो तीन भागों में बंटा होता है।
सूंड, कॉलर और धड़। इन जंतुओं की जो तीसरी विशेषता होती है कि शरीर स्पष्ट रूप से 3 भागों में बंटा होता है, सूंड, कॉलर और धड़। अपने देख सकते हैं कि ये भाग सूंड कहलाता है, इसके नीचे का भाग कॉलर कहलाता है और इसके नीचे का भाग धड़ कहलाता है। धड़ जो बहुत बड़ा एरिया होता है और सूंड जो होती है कॉलर से आगे निकला हुआ एक मांसल प्रबंध होता है। और जो धड़ होती है ये बड़ा भाग होता है, इसके अंदर इसके पाचन तंत्र और जनन तंत्र है, वो सभी तंत्र इसमें या अंग जो है उसमें पाए जाते हैं। उसके अलावा इसकी जो सिलोम होती है, एंटेरोसिलोम होता है, आंतरगुह्य प्राणी है, आंतरगुह्य जिसको हम एंटेरोसिलोम बोलते हैं। अब देखिएगा कि मैंने एक दिन आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो जंतु होते हैं उनके अंदर देहगुहा पाई जाती है, बॉडी सिलोम पाई जाती है। अब बॉडी सिलोम की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि वे प्राणी जिनके अंदर आहार नाल और देह भित्ति के बीच का भाग, थोड़ा सा इसको डायग्राम भी देखें, ये गट हो गई, ये बॉडी वाल, बॉडी वाल और गट के बीच का भाग मेसोडर्म से स्थित रहता है, तो वो जंतु सिलोमिक एनिमल्स कहलाते हैं। वास्तविक सिलोमिक ट्रूसिलोमिक भी हम बोलते हैं, ट्रूसिलोमिक। तो देखिएगा जैसे इसके अंदर ये एक्टोड्रम, ये एंडोड्रम, और ये जो बीच का भाग होता है इसका, ये सिलोम, और ये देखिएगा ये मेसोडर्म है। अब देखो ध्यान से कि ये बॉडी वाल हो गई बाहर का, ये अंदर गट हो गई, बॉडी वाल और गट के बीच का भाग सिलोम पे रहता है। तो हम देख रहे मेसोडर्म से स्थित है, हम देख सकते हैं कि किससे स्थित है, मेसोडर्म से स्थित है। इस तरह से जो मैंने ब्लैक किया है ये मेसोडर्म है, ये मेसोडर्म है। हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये भाग मेसोडर्म से मुख्य स्थित होता है। अब देखिएगा हमारे यहाँ पर नाम आया अंतर्गुह्य प्राणी। अब मतलब अंतर्गुह्य प्राणी का मतलब ये हुआ कि ये जंतु ट्रूसिलोमिक है। ट्रूसिलोमिक का मतलब कि इसके अंदर जो इसकी सिलोम है वो मेसोडर्म से स्थित है, तो इसका मतलब ये ट्रूसिलोमिक तो हो गया। परंतु ट्रूसिलोमिक में भी ये एंटेरोसिलोमिक होता है। अब एंटेरोसिलोमिक क्या होता है कि एंटेरोसिलोमिक प्राणी ट्रूसिलोमिक होते हैं। अब हम क्या करते हैं, ट्रूसिलोमिक प्राणियों को क्लासिफाई किया गया है दो भागों में, और साइलोसिलोमिक। एंटेरोसिलोमिक और साइलोसिलोमिक। एंटेरोसिलोमिक क्या होते हैं कि वे प्राणी जिनके अंदर आद्यांतर से या गट से दो थैलेनुमा या पाउचनुमा संरचनाएं निकलती हैं, और वो पाउचनुमा संरचनाएं धीरे धीरे आकार में बड़ी होती जाती हैं, और उन संरचनाओं से आगे जाकर के किसका निर्माण होता है, सिलोम का निर्माण होता है, जो सिलोम मेसोडर्म द्वारा स्थित होती है। तो उन प्राणियों को हम एंटेरोसिलोमिक कहते हैं। और जिन प्राणियों के अंदर या वे ट्रूसिलोमिक प्राणी जिनके अंदर मेसोडर्म युक्त सिलोम का निर्माण स्प्लिटिंग से होता है, उन प्राणियों को हम साइलोसिलोमिक कहते हैं। तो यहाँ पर अपने को चूंकि हम हेमिकोल्डेट पढ़ रहे हैं, हेमिकोल्डेट प्राणी के अंदर
की जो विशेषता होती है वो होती है एंटेरोसिलोम, यानी इनके अंदर जो ट्रूसिलोम या सिलोम का निर्माण गट के साइड से दो पाउच नुमा संरचनाएं निकलती है, और पाउच नुमा संरचनाएं आकार में बड़ी होकर के सिलोम या देहगुहा का निर्माण करती है, इसलिए इन प्राणियों को हम एंटेरोसिलोमिक प्राणी कहते हैं। अब देखिएगा एंटेरोसिलोमिक है। अब इनके अंदर क्या होता है कि इनकी जो बॉडी कैविटी होती है इसको 3 भागों में बांटा गया है, प्रोटोसिल, मेसोसिल और मेटासिल। 3 भागों में बांटा गया है, प्रोटोसिल, मेसोसिल और मेटासिल। अब देखिएगा यहाँ पर जो उसकी देहगुहा होती है उसको प्रोटोसिल कहते हैं, यहाँ पर जो देहगुहा होती है उसको मेसोसिल कहते हैं, और इस एरिया के अंदर जो देहगुहा होती है उसको मेटासिल कहते हैं। यानी अग्र गुहा, मध्य गुहा और पश्च गुहा 3 भागों में इसको बांटा गया इसकी अंतर गुहा को। अगला पॉइंट है आहारनाल के बारे में। आहारनाल पूर्ण और यू आकार की नलिका होती है। अब देखिएगा कि पूर्ण का मतलब मैंने कल भी बताया था कि वे जंतु जिनके अंदर आहार नाल जो होती है वो पूरी बनी होती है। पूरी का मतलब जिसके अंदर मुख भी पाया जाए, यानी अग्र सिरे पर जिसमें मुख पाया जाता है और पश्च सिरे पर जिसमें गुदा पाई जाती है, वो जंतु पूर्ण हार नाल वाले कहलाते हैं। अब पूर्ण हार नाल वाले प्राणी जो होते हैं उनके अंदर जो हार नाल है पूर्णतया यूँ कह सकते हैं विकसित होती है। तो यहाँ पर हेमिकोल्डेट की बात करें तो इनके अंदर मुख भी पाया जाता है और गुदा भी पाई जाती है। उसके अलावा इसकी हारनाल यू आकार की होती है। यू आकार की मतलब प्राणी के शरीर यू आकार में पूरा होता है, इसलिए जो हारनाल है वो यू आकार में मौजूद होती है। अपन देख सकते हैं यहाँ पर हेमिस होता है, यहाँ पर इसका मुख होता है, इसलिए हारनाल जो होती है वो इस तरह से शरीर के प्राणी के जुड़े होने के कारण इस तरह से यू आकार की होती है। अगला जो हम पॉइंट देखें कि इस जंतु जो होता है, इस जंतुओं की शरीर भित्ति में श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, श्लेष्म ग्रंथियां जिनको कहें। अब देखिएगा श्लेष्म ग्रंथियां क्या होती है। श्लेष्म ग्रंथियां श्लेष्मा का स्त्राव करने वाली ग्रंथियां होती है, और श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं जिसके कारण शरीर नम और चिकना बना रहता है। और नम और चिकना बने रहने के कारण जो है यूँ कह सकते हैं कि इसके चारों ओर मिट्टी चिपकी रहती है, त्वचा जो है वो श्वसन में सहायक रह सकती है। और चूंकि मिट्टी चिपकी रहेगी जिसके कारण क्या होगा कि अपने परभक्षियों को आसानी से दिखाई भी नहीं देता है, इसलिए इन जंतुओं को म्यूकस ग्लैंड जो है उपयोगी, इन जंतुओं में म्यूकस ग्लैंड जो है वो उपयोगी होती है। यानी कहने का मतलब ये म्यूकस ग्लैंड शरीर को नम और चिकना बनाए रखती है। साथ में इन जंतुओं के अंदर जो ड्रमिस होती है, एपिडर्मिस के नीचे ड्रमिस होती है, वो ड्रमिस में एब्सेंट होती है, यानी चर्म लेयर जो होती है त्वचा में वो उपस्थित होती है, चर्म लेयर जो होती है त्वचा में वो उपस्थित होती है। अब देखिएगा कि इनके अंदर गिल्स की बात करें, श्वसन, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि ये समुद्री प्राणी होते हैं, तो श्वसन गिल्स होते हैं, श्वसन गिल्स होते हैं। और जो श्वसनम होते हैं वो श्वसनम इसके अंदर गिल्स स्लिट्स होते हैं, गिल स्लिट्स होते हैं, गिल्स दरारें जो एक से एक अनेक जोड़ी हो सकती है। और ये बात अपने पहले भी की थी कि गिल स्लिट्स या गिल दरारें जो होती हैं, ये गिल दरारें कोर्डेट का मूलभूत लक्षण है। नोटोकोड, नर्व कोड और गिल स्लिट्स या गिल दरारों का पाया जाना। अब गिल दरारें मैंने बताया था कहाँ पर पाई जाती है, ये फेरिक्स के दोनों ओर झुंड में पाई जाती है। इनकी संख्या एक से लेकर बहुत सारी इसमें
हो सकती है, यानी गिल दरारों की जो संख्या है वो अनेक इसमें हो सकती है। अब देखिए अगला जो टॉपिक है इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसको हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। अब सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र जो होता है इसमें खुले प्रकार का होता है, ओपन टाइप होता है, यानी परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है जिसके अंदर केवल एक ही हृदय पाया जाता है, और हृदय जो होता है इसके अंदर पृष्ठ सतह पर उपस्थित होता है और जिसमें दो अनुदैर्ध्य वाहिकाएं पाई जाती है, यानी पृष्ठ सतह पर हृदय और दो अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स यानी वाहिकाएं पाई जाती हैं। तो खुले प्रकार का भी मैंने बताया था कि खुले प्रकार का जो हृदय होता है या परिसंचरण तंत्र होता है, खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र की विशेषता ये होती है कि इन जंतुओं के अंदर जो रक्त होता है वो जब हृदय से निकलता है तो रक्त वाहिनियों में बहता है, और जब अंगों के पास जाता है तो वो उन वाहिनियों से बाहर आकर अंगों में स्वतंत्र रूप से बहता है, तो वो खुले प्रकार का कहलाता है। तो इसके अंदर जो खुले प्रकार का होता है उसका जो हृदय होता है वो पृष्ठ सतह पर पाया जाता है और उसमें दो केवल वाहिकाएं पाई जाती हैं। अब देखिएगा अगला जो टॉपिक है इसके अंदर उत्सर्जन की अगर हम बात करें तो उत्सर्जन जो है इसके अंदर एकमात्र जो है सूंड ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसमें उत्सर्जन के लिए एकमात्र सूंड ग्रंथि या ग्लोमेरुलस पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। अब उत्सर्जन की सूंड ग्रंथि जो सूंड में पाई जाती है, अपने बात की थी शरीर 3 भागों में बंटा होता है, सूंड, कोल्लर और धड़ के अंदर। तो सूंड ग्रंथि सूंड में पाई जाती है। अब इसकी जो सूंड ग्रंथि है वो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालेगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है वो ब्लड में पाई जाती है, रक्त में पाई जाती है। तो जो सूंड ग्रंथि है वो ब्लड से कनेक्ट रहती है, या कभी ब्लड के संपर्क में रहती है, वहाँ से उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है, इसकी उत्सर्जन ग्रंथि। अब देखिएगा इसके अंदर अगला का टॉपिक हम देखें जनन। जनन के लिए इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी लैंगिक जनन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन होता है। अब लैंगिक जनन जब होता है तो लैंगिक जनन की परिभाषा मैंने बताई थी आपको कि नर और मादा जननांग दोनों उपस्थित रहते हैं। नर के अंदर वर्षण और मादा के अंदर अंडाशय पाया जाता है, तो उन जंतुओं में लैंगिक जनन होता है। और इसके अंदर जो जंतु हैं यानी नर और मादा जंतु दोनों पृथक पृथक पाए जाते हैं, यानी उभयलिंगी अवस्था में ये नहीं पाया जाता है। इन दोनों जो नर अलग होता है, मादा अलग होती है। उसके अलावा इसमें जनन ग्रंथियों की बात करें, जनन ग्रंथियां इसमें या तो एक जोड़ी हो सकती हैं, जनन ग्रंथियां यानी जननांग एक जोड़ी, या एक से अधिक हो सकती है, एक से अधिक हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनन ग्रंथियां का मतलब है नर का वर्षण और मादा का अंडाशय। वो इसमें एक जोड़ी हो सकती है, जैसे नर में एक जोड़ी हो सकती है, मादा में भी एक जोड़ी हो सकती है, या एक से क्या हो सकती है, अधिक हो सकती है, जो कि नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणुओं का निर्माण करती है। उसके अलावा यदि हम बात करें इसके अंदर निषेचन बाह्य होता है और समुद्र जल में होता है। निषेचन बाह्य और समुद्र जल में। अब देखिएगा निषेचन के लिए बात करें, निषेचन की परिभाषा क्या है कि निषेचन जो होता है नर और मादा युग्मकों का जो संलयन है उस घटना को हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। अब निषेचन इसके अंदर बाह्य होता है। अब देखिएगा जो समुद्री जंतु हैं या जलीय जंतु हैं उनके अंदर मोस्टली निषेचन बाह्य होता है, और बाह्य हमेशा
अब चूंकि होगा तो वो जल के अंदर ही होता है, जैसे अपने मेंढक के अंदर भी बाह्य निषेचन होता है परंतु वो जल के अंदर होता है। उसके अलावा इसके अंदर परिवर्धन प्रत्यक्ष हो सकता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब कि लार्वा अवस्था न पाई जाए तो परिवर्तन कहलाता है प्रत्यक्ष, और यदि लार्वा अवस्था पाई जाए तो परिवर्तन कहलाता है अप्रत्यक्ष। तो इसके अंदर दोनों प्रकार का हो सकता है, परिवर्तन प्रत्यक्ष भी हो सकता है या अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट बात, इसके जो लार्वा है उसको कहते हैं प्रिनेरिया लार्वा। इसके लार्वा का नाम क्या है? प्रिनेरिया लार्वा। यदि परिवर्तन प्रत्यक्ष है तो लार्वा अवस्था नहीं होगी, लार्वा अवस्था एब्सेंट, और यदि अप्रत्यक्ष है तो लार्वा अवस्था पाई जाती है, लार्वा अवस्था प्रेजेंट। अगर लार्वा अवस्था प्रेजेंट होगी तो उस लार्वा का नाम होता है प्रिनेरिया लार्वा, यानी प्रिनेरिया लार्वा हेमिकोल्डेट्स का कहलाता है। धन्यवाद। ये था अपना हेमिकोल्डेट्स के